हेलो दोस्तों, मैं सतेज सिंह। हम लोग दोस्तों क्लास 11 का सेकंड फिजिक्स का सेकंड चैप्टर देख रहे थे, फ्लूइड मैकेनिक्स। हम लोगों ने दोस्तों देखा फ्लूइड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि जो फ्लूइड होता है वो दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक फ्लूइड होता है और एक डायनेमिक फ्लूइड। अब फ्लूइड की कैटेगरी में आता कौन कौन है? द्रव आता है और गैस आता है। हम लोग दोस्तों फ्लूइड का जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया, अपरूपक बल। हमने देखा कि जब किसी पदार्थ पर अपरूपक बल लगाते हैं तो उसमें लगातार डिफॉर्मेशन होने लगता है। ठोस में जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें रुक रुक कर डिफॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट, बोलते हैं डिस्क्रीट डिफॉर्मेशन। लेकिन ऐसा फ्लूइड में नहीं होता है। आपने एक बार फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स, तो लगातार उसमें डिफॉर्मेशन होने लगता है। जैसे पानी अगर गिर जाए तो उस पर क्या लगता है, उस पर क्या लगता है, शियर फोर्स। और उसी शियर फोर्स से वो क्या होता है, लगातार डिफॉर्मेशन होता रहता है, पानी लगातार बहता चला जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये फोर्स होता क्या है। तो अगर दोस्तों इस चैप्टर में अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, फोर्स बल। और ये जो बल होगा वही बल होगा जो हम लगाते हैं। तो इसी फोर्स को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं बाह्य बल, बाह्य बल। ये जो दोस्तों फोर्स होता है, आप जानते हो फोर्स जब किसी वस्तु पर लगता है या किसी पदार्थ पर लगता है तो उसका जो स्टेट होता है चेंज कर देता है। इसका मतलब अगर वो गति में है तो विराम में कर देगा, विराम में है तो गति में कर देगा। उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, उसके आकार को चेंज करता है, या चेंज करने का प्रयास करता है। तो ये बेटा क्या था, ये फोर्स के बारे में था। अगर आप देखें कि जो फोर्स होता है ये कितने प्रकार से इस चैप्टर में देख सकते हैं, तो दो टाइप से हम देख सकते हैं, जिसे हम लोग पहला कहेंगे नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। इसे हम लोग कहते हैं अभिलंबवत बल, हिंदी में कहेंगे अभिलंबवत बल। और दूसरा होता है शियर फोर्स, शियर फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं अपरूपक बल, अपरूपक बल। इसी शियर फोर्स को हम लोग टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं, स्पर्शी बल। तो क्या होता है नॉर्मल फोर्स? अगर दोस्तों देखिए, मान लो ये वस्तु है, मान लो एक बॉडी है, वस्तु है, और इस वस्तु की ये क्या है, सतह है। अगर ये वस्तु की सतह है तो इस सतह पर अगर हम इस सतह के लंबवत चाहे ऐसे बल लगा दे, या तो दोस्तों क्या करें, ऐसे बल लगा दे, ऐसे। ये क्या कर रहा है, पकड़ खींच रहा है और ये इसको धक्का दे रहा है। तो ये जो दो के दोनों बल लगे हैं दोस्तों, ये क्या है, सतह के लंबवत लगे हैं। क्या लगे हैं, सतह के लंबवत। ऐसे ये सतह है, इस सतह पर अगर हम फोर्स ऐसे लगा दे या तो ऐसे लगा दे, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो सतह के क्या लगता है, लंबवत लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ऐसा बल जो सतह के लंबवत लगता हो। यहां लिख सकते हैं ऐसा बल, ऐसा बल जो सतह के लंबवत लगता हो। लंबवत बोले तो परपेंडिकुलर, लंबवत लगता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है। लेकिन शियर फोर्स में क्या होगा, शियर फोर्स में हम कह सकते हैं ऐसा, ऐसा बल जो सतह के क्या होता है, समांतर लगता है। तो अगर दोस्तों ये मान लीजिए ये क्या है, ये वस्तु है और इस वस्तु पर फोर्स इस सतह के समांतर ऐसे लगता हो, ये इस सतह के समांतर लगता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम शियर फोर्स कहेंगे। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर अगर हम ऐसे बल लगाते हैं, ऐसे बल लगाते हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका नॉर्मल फोर्स होगा। या इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो ये क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। लेकिन इस बोर्ड पर अगर हम इस सतह के ऐसे पैरेलल अगर फोर्स लगाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शियर फोर्स। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि ऐसा बल, ऐसा बल जो सतह के समांतर लगता हो, समांतर लगता हो, उसे लोग क्या कहेंगे, शियर फोर्स। अब देखिए दोस्तों, अगर ये जो नॉर्मल फोर्स है ये दो तरीके का होगा, ये जो नॉर्मल फोर्स है ये दो तरीके का होगा। इसे हम लोग कहते हैं टेंजाइल फोर्स, टेंजाइल फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं तनन बल कहते हैं, तनन बल। और दूसरा होता है कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, इसे हम लोग कहते हैं संपीड्य बल। हिंदी में क्या कहेंगे, संपीड्य बल।
तनन का वर्ड ही होता है किसी चीज को तानना, पकड़ के खींचना। तो अगर हम कह सकते हैं कि तनन बल किसी वस्तु पर तब लगेगा जब उसके सतह के लंबवत वो पकड़ के खींच रहा हो। तो ये जो फोर्स है वो दोस्तों क्या होगा, तनन बल होगा, टेंजाइल फोर्स होगा। ये सतह के लंबवत तो लग रहा है लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, पकड़ के खींच रहा है। जब भी दोस्तों किसी वस्तु पर अगर टेंजाइल फोर्स लगता है हमेशा उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। और आप जानते हैं जब किसी वस्तु की लेंथ इंक्रीज होती है तो जो उसका विड्थ होता है, जो चौड़ाई होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है। तो टेंजाइल फोर्स हमेशा किसी बॉडी का या किसी वस्तु का लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन कंप्रेसिव फोर्स में ऐसा नहीं होता है। कंप्रेसिव फोर्स हमेशा ऐसे लगता है ये, और जब ऐसे लगेगा किसी वस्तु पर बल तो वो क्या होगा, हमेशा उसके लेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। और जिसकी लंबाई कम होती है उसकी चौड़ाई हमेशा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो आपका कंप्रेसिव फोर्स होगा वो हमेशा लेंथ को डिक्रीज करेगा, जो उसका विड्थ है उसको इंक्रीज कर देगा। लेकिन टेंजाइल फोर्स में इसका जस्ट अपोजिट होता है, लेंथ को इंक्रीज करेगा लेकिन जो विड्थ होता है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लूइड होता है वो दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक फ्लूइड और एक डायनेमिक फ्लूइड। अगर दोस्तों हम यहां लिख लें स्टैटिक फ्लूइड विराम तरल, और इधर लिख लें डायनेमिक फ्लूइड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, गतिज तरल। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे, अगर हम देखें तो हमने कहा था, परिभाषा दिया था, अगर किसी पदार्थ पर शियर फोर्स लगता है, अगर किसी तरल पर शियर फोर्स लगता है तो वो बहने लगता है। तो विराम तरल तो बहता नहीं है, इसका मतलब कि स्टैटिक फ्लूइड में जो शियर फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन वो जिस बर्तन में रखा होगा उस पर तो बल लगता होगा। तो अगर शियर फोर्स जीरो है दोस्तों तो एक चीज और होगा, शियर स्ट्रेस भी जीरो होगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लूइड में शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो नॉर्मल फोर्स लगता है, जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो आपका जीरो नहीं होता। अगर नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होता तो इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ बात आती है कि जो नॉर्मल फोर्स होता है वो दो टाइप का होता है, एक टेंजाइल फोर्स होता है और एक कंप्रेसिव होता है। तो कौन सा आपका इसमें टेंजाइल फोर्स जीरो होगा या नहीं, या कंप्रेसिव फोर्स जीरो होगा या नहीं। तो देखते हैं इसमें जो टेंजाइल फोर्स होता है, टेंजाइल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि फ्लूइड तो रुका हुआ है। अगर टेंजाइल फोर्स लगता तो फ्लूइड बहता, उसकी लेंथ बढ़ती, लेकिन वहां पे क्या है, वो रुका हुआ है। लेकिन वो जिस बर्तन में है वो उस बर्तन का दबाव पड़ रहा होगा ना, तो इसका मतलब इस पर क्या लग रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो। कंप्रेसिव फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर यहां देखें नॉर्मल स्ट्रेस जो आपका होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो, और यही जो नॉर्मल फोर्स होता है वो किस रूप में लगता है, यही नॉर्मल फोर्स टेंजाइल फोर्स के रूप में लगता है। तो जब भी हम किसी स्टैटिक फ्लूइड के बारे में देखते हैं तो उस फ्लूइड में शियर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। अपरूपक बल क्या होता है, जीरो होता है। इसका जस्ट अपोजिट डायनेमिक फ्लूइड में हो जाएगा। अगर हम यहाँ कहें तो यहाँ पे शियर फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि अगर शियर फोर्स लगेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो क्या फ्लूइड बहेगा, तब फ्लूइड बह नहीं सकता। दूसरा नंबर, अगर हम कहें कि जो शियर स्ट्रेस है वो भी आपको क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। नॉर्मल फोर्स में क्या होगा, अगर हम देखें तो नॉर्मल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां पर देखें टेंजाइल फोर्स के बारे में, टेंजाइल फोर्स अगर देखें तो टेंजाइल फोर्स भी नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स होता है दोस्तों, कंप्रेसिव फोर्स जो होता है वो आपको क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर स्टैटिक फ्लूइड में कहें नॉर्मल फोर्स किस रूप में होता है, तो वो है आपका कंप्रेसिव फोर्स के बारे में, मतलब रूप में। अगर हम कहें डायनेमिक फ्लूइड में कैसा होता है, नॉर्मल फोर्स किस रूप में होता है, टेंजाइल फोर्स। तो जब तरल आपका रुका हुआ होता है तो उसमें टेंजाइल फोर्स का जो तनन बल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता। लेकिन फ्लूइड अगर बह रहा है तो वहां पे कंप्रेसिव फोर्स जीरो हो जाता है और टेंजाइल फोर्स वहां पर लगने लगता है,
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्या था, फ्लूइड डायनेमिक के, ये आपका स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड के बारे में था। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अगर हम देखें दोस्तों कि इस चैप्टर में जो फ्लूइड यांत्रिकी है इस यूनिट में, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 3 चैप्टर है। अगर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो इसमें टोटल 3 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है वो है दाब है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशर कहते हैं, प्रेशर। दूसरा है द्रवों का प्रवाह, द्रवों का प्रवाह, ठीक है, द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। अब दाब में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, दाब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे लगता है, कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, और फिर देखेंगे दाब को मापने का यंत्र कौन कौन सा है, कौन कौन से डिवाइस है जिससे हम दाब को मापते हैं। फिर दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे द्रवों के प्रवाह के बारे में, और इसी में बच्चा आएगा श्यानता, जिसे हम श्यानता देखेंगे, स्टोक्स का नियम देखेंगे। तो इसमें टोटल हम लोग देखेंगे सत्यता का कंटिन्यूटी इक्वेशन देखेंगे, बर्नौली प्रमेय भी इसी में आएगा। और जो तीसरा आपका चैप्टर है वो है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, जिसे हम लोग दोस्तों कहते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, टोटल पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं इसका, इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर फर्स्ट का जो दाब है, इसका जो पहला टॉपिक है उसको देखते हैं। एक एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाएंगे, जो डेरिवेशन होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो पहला टॉपिक है उसे हम लोग कहेंगे डेंसिटी, घनत्व। क्या कहेंगे, जो पहला टॉपिक है उसे हम लोग क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे, डेंसिटी। ये पहला टॉपिक है, वो अब तक इंट्रोडक्शन था, घनत्व, ठीक है दोस्तों। अब ये घनत्व को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहीं कहीं द्रव्यमान घनत्व भी होता है, द्रव्यमान घनत्व, ठीक है, जिसे हम लोग मास डेंसिटी कहते हैं। तो कहीं कहीं द्रव्यमान घनत्व भी इसे कहते हैं। अगर हम कहें कि कोई पदार्थ है, उसके एकांक आयतन में जितना पदार्थ का जो द्रव्यमान है, अगर वो जितना उपस्थित है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। हम कह सकते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को, द्रव्यमान की मात्रा को पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान की मात्रा को, सॉरी पदार्थ नहीं, घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हो जितने भी पदार्थ बने हैं सब में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और उसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मान लीजिए हमने एक यूनिट आयतन ले लिया, एकांक आयतन ले लिया, ये क्या है, एकांक आयतन, एकांक आयतन, और इसमें ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स उपस्थित है, यहाँ पे ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स उपस्थित है। तो इसमें जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना उसका घनत्व क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा। तो इस एकांक आयतन में जितना ये पदार्थ के अणुओं की मात्रा है, या पदार्थ की मात्रा है, या हम द्रव्यमान की मात्रा कह सकते हैं, उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, घनत्व। अगर हम घनत्व की बात करें दोस्तों, तो घनत्व को हम रो से दिखाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो बोलेंगे, रो, ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेंसिटी। अगर दोस्तों हम कहें कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन दोस्तों क्या होता है, घनत्व। और घनत्व को हम लिखते हैं रो से, द्रव्यमान को m से, और आयतन को v से। तो रो इक्वल टू m अपान v होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, घनत्व का मतलब क्या होता है, आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों नॉर्मली अगर हम कहें घनत्व क्या होता है, तो हम कह सकते हैं घनत्व हमेशा किसी वस्तु के भारी या हल्केपन को बताता है। जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो भारी होगा, और जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वो क्या होगा, हल्का होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें,
अगर दोस्तों देखें यहाँ द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम होता है, और यहाँ आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो हम यहाँ लिखते हैं एसआई या एमकेएस सिस्टम में घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। और अगर हम कहें सीजीएस पद्धति में, तो दोस्तों सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हम लोग कहते हैं घन सेंटीमीटर, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब यहां बात है इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र। अगर विमीय सूत्र की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या है द्रव्यमान और यहाँ क्या है आयतन। द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो m होता है, और आयतन का क्या होता है L/3 होता है। अगर ये दोस्तों ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा m L पे -3, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है m L पे -3। तो ये दोस्तों क्या था, घनत्व के बारे में था। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं कि घनत्व कब बदलता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनके कारण डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो दो ही फैक्टर है दोस्तों घनत्व को प्रभावित करने वाले, दो कारक है। पहला आपका क्या है प्रेशर, और दूसरा क्या है टेम्परेचर, दाब और ताप। तो हम यहां लिख सकते हैं घनत्व पर दाब और ताप का प्रभाव। हेडिंग हम बनाएंगे घनत्व पर, घनत्व पर दाब और ताप का प्रभाव, दाब और ताप का प्रभाव। ठीक है, तो अगर हम देखें पहला नंबर, तो जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है दोस्तों, वो दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जब भी प्रेशर बढ़ेगा, जब भी दाब बढ़ेगा, ये दाब है और ये क्या है घनत्व, जब भी दोस्तों दाब बढ़ेगा हमेशा डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दाब घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं डेंसिटी और प्रेशर में देखें, अगर हम दोस्तों डेंसिटी और प्रेशर को देखें तो हम क्या कह सकते हैं, अगर प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर घटता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो किसी भी पदार्थ की जो डेंसिटी होती है वो डिपेंड करता है प्रेशर पर। प्रेशर जैसे बढ़ता है डेंसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर जैसे घटता है डेंसिटी घट जाती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर जो है वो है डेंसिटी, जो है जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर की क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब दोनों में उल्टा संबंध होता है, जिसका ताप बढ़ेगा उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसका ताप घटेगा उसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो अगर हम यहां देखें डेंसिटी और ताप में क्या होता है, डेंसिटी और यहां देखें टेम्परेचर, डेंसिटी और टेम्परेचर। तो अगर हम देखें कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, और जैसे टेम्परेचर घटता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो दोनों में क्या होता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों किसका था, ये डेंसिटी के बारे में था। उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, कौन कौन उसको प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और अच्छा हमें भी रिस्पांस मिले, और हम अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन करके सारी चीजों को बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हमें और क्या चेंजिंग करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।